गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में हम आपको करवाएंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के नाम से है, जिसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग अपना विशेष महत्व रखता है। आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई जो रिपोर्ट है उसमें सभी शिक्षा के सभी पहलुओं या शिक्षा के सभी पक्षों को उसने छुआ है। इस आयोग की नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि इससे पहले जितने भी आयोग स्थापित किए गए थे वो शिक्षा के विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहे। चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था 1986 to 89, 1948 to 49, चाहे वो जिसने उच्च शिक्षा की बात कही, अपना ध्यान केवल उच्च शिक्षा तक ही रखा, माध्यमिक शिक्षा से भी इसका कोई सरोकार नहीं था। जबकि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था 1952 to 53, इसने केवल माध्यमिक शिक्षा की ही बात कही, यानी केवल एक शिक्षा के एक क्षेत्र में ही सभी आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जबकि ये भारतीय जो शिक्षा आयोग है ये पहला आयोग था जिसने कि शिक्षा के सभी क्षेत्र और सभी पहलुओं की बात कही है। और इससे पहले जितने भी आयोग आए उनमें कुछ कमियां रही, कुछ खामियां रही, जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा आयोग को लाने की आवश्यकता पड़ी। भारतीय शिक्षा आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस संबंध में पहले हम बात कर लेते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये आशा की जाती थी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन होगा, परंतु कितनी ही समितियां और कितने ही आयोगों की सिफारिश के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ, शिक्षा में संतोषजनक विकास नहीं हो पाया। इस कारण आयोग को स्थापित करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में गणनात्मक उन्नति हुई, जबकि गुणात्मक उन्नति नहीं हो पाई। यानी गुणात्मक जो पक्ष था उसका इतना अधिक जो विस्तार है वो नहीं हुआ। इसके कारण भी या इसके विस्तृत रूप को जानने के लिए भी आयोग की स्थापना की गई। उस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान का बड़ा विस्फोट हुआ। इसको शिक्षा में शामिल करने के लिए आयोग की आवश्यकता अनुभव की गई। इसकी आवश्यकता के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात दो आयोग जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा आयोग थे, जो 4849 और 5253 की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र के कुछ पक्षों की ओर विस्तार पूर्वक कार्य किया और उनमें शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक सुझाव भी प्रस्तुत किए। इनकी आवश्यकता इसलिए भी अनुभव की गई क्योंकि शिक्षा में विभिन्न टुकड़ों में देखने के स्थान पर एक रूप देखा जाए तो उचित रहेगा, और इसके लिए भी उचित जो रिकमेंडेशंस हैं वो प्रस्तुत की गई। इन्हीं कारणों से जो भारत सरकार है उन्होंने इस आयोग की स्थापना की, जिससे कि वो शिक्षा में सरकार को उचित मार्गदर्शन दे सकें, उचित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकें। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगले 20 वर्षों तक होने वाले शिक्षा उन्नति के बारे में प्रस्तुत की। अब बात आती है भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई, जिसमें शिक्षा के विकास और सुधार को बल मिल सके। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो कि उस समय
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन थे, यानी यूजीसी चेयरमैन थे। आयोग का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर कुल 14 सदस्य और थे, जिनमें 9 भारतीय और 5 विदेशी लोग थे। श्री जेपी नायक अध्यक्ष, शिक्षा नियोजन प्रशासन और वित्त राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पूना को आयोग का सदस्य सचिव बनाया गया। इनकी सहायता के लिए JF मकडूगल सहायक निदेशक विद्यालय और उच्च विभाग यूनेस्को, पेरिस को आयोग का सहायक सचिव नियुक्त किया गया। तो ये था कि आयोग की नियुक्ति क्या हुई, कैसे हुई। आयोग के कार्यक्षेत्र के संबंध में बात करते हुए कहा गया है कि आयोग सरकार को शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा व शिक्षा के सभी स्तर पर प्रत्येक पक्ष के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और सामान्य नीतियों के बारे में सुझाव प्रस्तुत करेगा। चिकित्सा और कानूनी जांच करने के लिए आवश्यक नहीं, परंतु अनिवार्य हो तो उसके भी कुछ पक्षों तथा समस्याओं के बारे में विस्तार से जांच करके जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है। इस प्रकार से आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट हैं वो प्रस्तुत की। 12 जो कार्यबल और 7 कार्य समूह के रूप में, यानी जो वर्किंग ग्रुप एंड द जो टास्क फोर्सेस हैं उसमें तैयार की। उन्होंने लगभग 9000 जो स्त्री पुरुष थे उनको विभिन्न क्षेत्रों से जो संबंध रखते थे, चाहे कोई शिक्षा शास्त्री थे, चाहे कोई वैज्ञानिक थे, उद्योगपति थे, विद्वान थे, शिक्षा चिंतक थे, व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की और उनके विचारों को जानने के प्रयास किए। तो इस प्रकार से आयोग ने सैकड़ों की संख्या में शिक्षा सुधार पत्र भी आयोग को प्राप्त हुए, जिसमें विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि से इधर उधर से पत्रों को इकट्ठा किया। विद्यार्थियों, शिक्षकों, प्रशासकों, शिक्षाविदों, शिक्षा शास्त्रियों आदि के जो व्यापक सुझाव थे वो आमंत्रित किए गए और विचार विमर्श किया गया। इन सभी के आधार बनाकर आयोग ने अपनी 1600 पृष्ठों की एक विस्तृत जो जानकारी थी, विस्तृत जो रिपोर्ट थी वो तैयार की, जिसे 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, इस नाम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपी। तो ये था कि आयोग की नियुक्ति क्या हुई, आयोग के कार्य क्या हुए और आयोग को क्यों गठित किया गया। अब बात आती है कि आयोग को गठित करने के पीछे उद्देश्य क्या रहे। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, अपने व्यापक उद्देश्यों को निर्धारित करता है। आयोग के अनुसार भारत की किस्मत अब कक्षाओं में लिखी जा रही है। हम जानते हैं कि ये कोई प्रभावशाली भाषण नहीं, संसार विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। यह शिक्षा ही है जो लोगों की खुशहाली, कल्याण और सुरक्षा का स्तर निर्धारित करती है। तो इनके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए, पहला था शिक्षा तथा उत्पादन, सबको शिक्षित करना, सबकी पहुंच में शिक्षा को लेकर आना, शिक्षा के लिए व्यापक कदम उठाना, शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करना, शिक्षा को फ्री लागू करने की बात कही कि शिक्षा ही एक ऐसा उत्पादन है, उत्पादन कार्यों से जोड़कर शिक्षा को देखा जाए। ऐसा करने से देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा, विकास होगा, जिसके लिए शिक्षा तथा अन्य साधनों को प्रयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद था विज्ञान शिक्षा।
आयोग से पहले भारत के शिक्षा में विज्ञान शिक्षा की कमी रही। इसके महत्व को स्वीकारते हुए विज्ञान विषयों की सिफारिश की गई। विज्ञान की शिक्षा को विद्यालय की शिक्षा का अभिन्न अंग बनना चाहिए, माना जाना चाहिए। मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के सभी पाठ्यक्रमों में विज्ञान की शिक्षा का कुछ भाग विश्वविद्यालय स्तर पर भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि विज्ञान की शिक्षा में भी मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के कुछ तत्वों को शामिल करके इसका विकास किया जाना चाहिए। इस विचार को लेकर या इस उद्देश्य को निर्धारित करके भी आयोग का गठन किया गया। वर्क एक्सपीरियंस का उद्देश्य रखा गया कि कुछ ऐसा हो जो विद्यार्थी करके सीख सकें, क्योंकि जो करके सीखने का कार्य है वो अधिक समय तक टिकाऊ रहता है। यानी जो व्यावसायिकता है उसको शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। व्यावसायिकता की बात थी, व्यावसायिक वोकेशनल एजुकेशन की बात तो पहले भी कही गई है। पिछले आयोगों ने भी सुझाया था वोकेशनल एजुकेशन को, लेकिन कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो कार्य का उत्पादन के साथ बड़ा निकट सा संबंध है, जिसको माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सुदृढ़ बनाया जा सकता है। इस उद्देश्य को भी लेकर वोकेशनल एजुकेशन के उद्देश्य को निर्धारित करके भी करना भी आयोग का उद्देश्य था। शिक्षा तथा समाज व राष्ट्रीय एकता की बात आती है, जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन की बात है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीयता को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करना है। यदि शिक्षा हमें एक नहीं कर सकती तो वो शिक्षा व्यर्थ है। तो इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सही हो और वो शिक्षा एकता के सूत्र में बांध के रख सके, जिसमें सामान्य विद्यालय प्रणाली को शामिल किया जाए, जिसमें सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवाओं को यानी एनएसएस जैसे प्रोग्रामों को शामिल किया जाए, भारतीय भाषाओं का विकास करवाया जाए, राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षा तथा आधुनिकीकरण के क्षेत्र में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। आयोग ने सुझाव दिया कि समाज में आधुनिकीकरण प्रभावशाली शिक्षा के द्वारा ही लाया जा सकता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रौद्योगिकी का विकास होगा, उच्च विचार शक्ति होगी, शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाया जाएगा, अच्छी आदतों का विकास आदि करवाया जा सकता है। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास का उद्देश्य। आयोग ने सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संचार शिक्षा के माध्यम से करने की बात कही है। इस संबंध में आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि मूल्यों की शिक्षा होनी चाहिए, प्राथमिक विद्यालयों के लिए विशेष प्रविधि शिक्षण होना चाहिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए टेक्निक्स होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों के लिए तुलनात्मक विधि होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा तथा लोकतंत्र को मजबूती के संदर्भ में बात करते हुए आयोग ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो, नेतृत्व का प्रशिक्षण होना चाहिए और सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये थे बच्चों कुछ जो आयोग के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि आयोग का गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा या आयोग को किन किन उद्देश्यों को निर्धारित करके आगे चलना है, जिसमें शिक्षा और उत्पादन की बात आती है। शिक्षा उत्पादन में विज्ञान शिक्षा की बात, कार्य अनुभव की बात, व्यावसायिक शिक्षा की बात आयोग ने सुझाई। शिक्षा तथा सामाजिक एकता की बात आयोग को करने के लिए कही गई, जिसके अंतर्गत विद्यालय की सामान्य प्रणाली, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा, सभी भाषाओं का विकास और राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। शिक्षा तथा आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, उच्च विचार और शैक्षिक स्तर, अच्छी आदतों के विकास के संदर्भ में बात आयोग ने सुझाई। सामाजिक, नैतिक और जो आध्यात्मिक
मूल्यों के विकास की बात आती है, जिसमें मूल्यवान शिक्षा हो, यानी एजुकेशनल वैल्यूज़ हों, और स्पेशल मेथड फॉर द प्राइमरी एजुकेशन एंड द टेक्निक्स ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशंस। और जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए कंपैरेटिव मेथड्स का यूज़ होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म एंड द रिलीजन शिक्षण होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा तथा लोकतंत्र की मजबूती बनाने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया जाए, नेतृत्व प्रशिक्षण दिया जाए और समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए। तो बच्चों, उपरोक्त जो चर्चा है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग वर्तमान शिक्षण प्रणाली में कमियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए निश्चित किया गया, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि लोकतांत्रिक समाज में रहते हुए व्यक्तित्व का विकास करके समाज को आधुनिक की राह पर लाकर उत्पादन को शिक्षा के साथ जोड़कर देखकर ही हम विकास कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर आयोग का गठन किया गया और इन्हीं उद्देश्यों से आयोग को निर्धारित किया गया। तो बच्चों, ये थी कि आयोग क्या है, भारतीय शिक्षा आयोग। इसके जो अध्यक्ष रहे वो दौलत सिंह कोठारी रहे, इसलिए इसे कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं। आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी, किन उद्देश्यों को निर्धारित आयोग में किया गया और आयोग ने अपनी जो रिपोर्टें हैं वो कैसे प्रस्तुत की, इस बारे में आज हमने चर्चा की। कल हम भारतीय शिक्षा आयोग की जो 1964 to 66 है, इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने अपनी मूलभूत क्या क्या जो संस्तुतियाँ थी, जो रिकमेंडेशंस थी वो प्रस्तुत की, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।